पार्लिमानी इंतखाबात इस बात को तय करेंगे कि क्या नई रियासत तेलंगाना जो वजूद में आ चुकी, क्या ये नया तेलंगाना और दिल्ली में जो हुकूमत बनेगी, क्या दिल्ली की हुकूमत या फिर नई रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान की जो रूह है वो सेकुलरिज्म है, क्या ये रियासत, क्या दिल्ली की हुकूमत, क्या तेलंगाना की आवाम या फिर हिंदुस्तान की आवाम मुल्क को सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलाएगी, या फिर ये नई रियासत या फिर दिल्ली में एक फिरका परस्त हुकूमत को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। आज हम देखते हैं अजीज दोस्तों कि बीजेपी को वोट देने के लिए लोग हमसे कहते हैं और उनका इस्तदलाल ये होता है कि हिंदुस्तान की माशियत कमजोर हो चुकी, और वो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने से हिंदुस्तान की माशियत मुस्तहकम होगी, हिंदुस्तान के जीडीपी में ग्रोथ आएगी। मेरे भाई, ये मुल्क, ये हमारा वतन अजीज सिर्फ जीडीपी की उसको जरूरत नहीं है। आज हमारे मुल्क को जरूरत है इंसानियत की। आज हमारे मुल्क को जरूरत है कि दलितों से इंसाफ मिले। आज हमारे मुल्क को जरूरत है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनका जायज मुकाम मिले। हमारे नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात से बरी किया जाए, मगर ये तमाम सरमाएदार मिलकर इस मुल्क को लूटने के लिए, इस मुल्क की रूह जो सेकुलरिज्म है उसको हमेशा के लिए दफन करने के लिए ये लोग ये चाहते हैं कि दोबारा बरसर इख्तिदार संघ परिवार और आरएसएस के तहरीक को मानने वाला, उसकी सोच को मानने वाले के शख्स को वजीर आजम बनाया जाए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ना सिर्फ हमको बल्कि पूरे मुल्क की आवाम को फैसला करना है कि वो हिंदुस्तान को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। और यकीनन हिंदुस्तान की ताल्लुक से अगर कोई ये कहता है कि नहीं, कारगिल की जंग सिर्फ मुस्लिम सिपाहियों ने जीती, तो नहीं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की कारगिल की चोटियों को अगर हमने दोबारा कब्जा हासिल किया तो हम सब ने हिंदुस्तानी बनकर उसको पाकिस्तान के जंगल से आजाद करवाया। ये लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ना तो तारीख जानते हैं, ना तो इस इलाके को जानते हैं, और बदबख्ती की बात यह है कि इनकी नाक के नीचे मुजफ्फरनगर जल गया। हमारी बहनें बेवा हो गई तो उनके बेवा होने की इनको फिक्र नहीं है, मगर इस तरह के बेहुदे किस्म की बातें करना ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए तेलंगाना में आपको हमको मिलकर ये कोशिश करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमको कामयाब करेगा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम और बीजेपी के वजूद को खत्म कर देना। आज इतनी बड़ी तादाद में तेलुगु देशम ने बीजेपी के लिए सीटें छोड़ना और फिर मलकपेट के असेंबली की सीट बीजेपी को छोड़ना, ये क्या पैगाम दे रहा है हमको? यही पैगाम हमको मिल रहा है कि तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में फिरका परस्ती के जहर को उसमें और इजाफा करना चाहते। जो लोग तेलंगाना की तहरीक में जाने दिए, मैं उनसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, आप लोग तेलंगाना को तो हासिल कर लिए, मगर तेलंगाना का जो गंगा जमुनी तहजीब है, तेलंगाना का जो कंपोजिट कल्चर है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। और ये जब तक हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, हम फिरका परस्ती को शिकस्त नहीं दे सकते। अहलियाने महल्ला जानते हैं
मलकपेट के तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली ने और जहां जहां जिस वार्ड में हमारे अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए वहां पर यह नहीं देखा गया कि ये किसका महल्ला है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा महल्ला है या उनका है। हमने कहा कि नहीं, यहाँ पर तरक्याती काम करवाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली को उनकी नुमाइंदगी पर जो आज मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, करोड़ों रुपये के तरक्याती काम करवाए गए। यकीनन और भी काम होना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला उन कामों को पूरा किया जाएगा। मगर मेरे भाई, हमको और आपको मिलकर ऐसे फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की बेहद जरूरत है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। ये इलेक्शन जरूर मलकपेट के असेंबली का है, मगर याद रखिए वोट डालने से पहले आप वोट डाल रहे हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने के लिए। अगर आज आप मजलिस को वोट डालते हैं तो यकीनन हम बीजेपी और तेलुगु देशम को कमजोर नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। क्या हम ऐसे शख्स को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने देंगे? क्या हम ऐसी जमात को तेलंगाना में तक़वियत बख्शेंगे? और ऐसी सोच और फिक्र के साथ ये लोग आते हैं कि बड़े दावे के साथ और बड़े बेगर्दी के साथ कहते हैं कि हाँ 2002 में गुजरात के वाकयात हुए मगर 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये झूठ का परिंदा है। हर साल मेरे पास आदाद शुमार है। मैंने बहस के ग्रुप में पार्लियामेंट जब हिंदुस्तान की हुकूमत से सवाल किया, मरकजी 11 में इससे बढ़कर हुआ, 2012 में हुआ। जो लोग आज मोदी की ताईद में जा रहे हैं, बताओ क्या गुजरात में मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिलता? क्या मोदी मुस्लिम रिजर्वेशन का कायल है? नहीं है। क्या गुजरात में जितने लोगों को पार्लियामेंट की सीटें दी गई, क्या वहां पर किसी का ताल्लुक मुस्लिम अक़लियत से है? नहीं है। क्या गुजरात में बीजेपी के पास कोई मुस्लिम रुकन असेंबली है? नहीं है। क्या गुजरात की गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में क्या तरह औरतों की बातें सुनना? एटीएस का काम यह है कि मौलाना अब्दुल खवी को गिरफ्तार करके लेकर जाना, और वो भी 2002 के केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको बरी कर दिया गया। यह ऐसा शख्स है। ये तमाम कारनामे आपके सामने हैं। क्या आप इसको वजीर आजम बनाना चाहेंगे? क्या हिंदुस्तान के अवाम इसको वजीर आजम बनाना चाहेगी? जो मुस्लिम अक़लियत के वजूद को नहीं मानता, जो मुसलमानों और क्रिश्चियन और जैन के ताल्लुक से जो माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री बनाई गई उसका खात्मा कर देगा। ये तरक्की डेवलपमेंट की बात कर दे, हमको भी इनकार नहीं है डेवलपमेंट का। मगर मेरा सवाल ये कि गुजरात में जुहापुरा का इलाका है, वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या गुजरात में कानून नहीं है? अगर कोई अपना घर बेचना चाहता है उसको हुकूमत से परमिशन लेना? क्या गुजरात में कानून बनाने की कोशिश नहीं की गई जिसको गुजरात के गवर्नर ने रद्द कर दिया? गुजरात के असेंबली में कानून पास हुआ कि अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाहता है तो पहले हुकूमत से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या ये हमारे दस्तूर और आइन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है? ये तमाम बातें नहीं आती, बल्कि अखबारात और मीडिया को खरीद लिया गया। ये बड़े बड़े सरमायादार जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, इसमें वो भी शामिल है जिसने बंबई में मुसलमानों की यतीम खाने के ऊपर औकाफ की जायदाद के ऊपर मुकेश अंबानी ने अपना महल तामीर किया। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको मुकेश अंबानी, तुमने यतीम खाने के ऊपर कब्जा करके अपने आलीशान महल को बनाया। नहीं मालूम तुमको कैसे नींद आती? ये ऐसे सरमायादार हैं जो तमाम पैसा दे रहे ताकि मुल्क के ऊपर कब्जा किया जाए, ताकि गरीबों के खून को चूसा जाए। जिसको अंग्रेजी में लिखने वाले ने सही लिखा कि ये मोदी अगर आएगा तो क्रोनी कैपिटलिज्म में इजाफा होगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि अपना एक एक वोट मजलिस के नुमाइंदे के हक में इस्तेमाल करें। मैं मलकपेट की आवाम से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग
हम पर इल्जाम लगा रहे फिरका परस्ती का। अरे इनसे पूछो कितने दलितों को तुमने टिकट दिया? हमने दिया दलित को टिकट अंबरपेट से, हमने दिया दलित को टिकट सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से। अरे दलितों को टिकट देना उन हलकों से जहां पर रिजर्व कर दिया गया वो बड़ी बात नहीं है। क्या मलकपेट में हमारे दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले माला और माजिका के इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है? क्यों नहीं उनको टिकट देते तुम? मगर नहीं, आला किस्म के लोगों को लेकर आएंगे। मैं हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं, मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आप इस बीजेपी के एजेंडे को समझो, इनके बातों में मत आओ। आप मजलिस का साथ देकर देखो, क्या 5 साल में मलकपेट में कहीं पर कोई नफरत या फिर कोई दिल आजार बातें की गई? क्या कोई वाकया हुआ मलकपेट में? हर इलाके में, हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने काम करवाया, ये कभी नहीं देखा। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 अप्रैल के दिन आप लोग निकलकर अपना एक एक वोट बटन के निशान पर बटन दबाइए और ये इलेक्शन में पहले से ज्यादा हमारा पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप और हम समझ रहे हैं कि नहीं कोई नहीं है, बीजेपी को चले गई सीट, अब क्या है, अब तो मैदान साफ है, नहीं मेरे भाई, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने इस चैलेंज को समझा। हमसे सियासी इख्तलाफ जरूर है, मगर वो आगे बढ़कर ये नहीं देख रहे कि मजलिस का उम्मीदवार बलाला है, ये देख रहे हैं कि वो मुत्तहिद हो रहे, तो क्या हम मुत्तहिद नहीं हो सकते? मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं और यकीनन वो लोग मुत्तहिद हो रहे जो आरएसएस से वाबस्ता हैं, वो लोग मुत्तहिद हो रहे जो बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। मेरे भाई, आपका एक एक वोट अहम है, आपका एक एक वोट कीमती है। आप ये मत समझिए कि मेरे एक वोट से क्या होता। 2009 और फिर बाद में जो बल्दिया के इंतखाबात हुए उसमें जो हमारा पोलिंग परसेंटेज है वो नाकाफी है मेरे भाई। अगर दोबारा मलकपेट और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर उनको कामयाब करना है तो मेरे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, मेरी इज्जतदार मां और बहनों से सोचती रवैसी गुजारिश कर रहा है, मैं नौजवानों तुमसे मुतालबा कर रहा हूं कि 30 अप्रैल के दिन हम तमाम लोगों को निकल कर वोट डालना है। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, माजी के रिकॉर्डों को तोड़ दीजिए। यहां पर इस इलाके में, इस असेंबली के हल्के में 90-100% के करीब हमारी पोलिंग होनी चाहिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आगे बढ़िए, दुआ करिए कि परवरदिगार हिंदुस्तान का इख्तिदार अल्लाह उस शख्स को ना दे जिसके जहन और फिक्र में सिर्फ नफरत है। अल्लाह उनको इख्तिदार से नवाजे जिसके दिल में रहम है। परवरदिगार हमको कामयाब जरूर करेगा, क्योंकि हम लोग किसी से नफरत नहीं करते, हम लोग सबको मिलाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हम तेलंगाना को मजबूत करना चाहते हैं। नई रियासत वजूद में आ चुकी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। मजलिस ताकतवर होगी तो शहर हैदराबाद को और अच्छा किया जाएगा। पीने के पानी का और बर्फी का जो मसला है इस पर अहम तवज्जो देने की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला मजलिस जरूर इन 2 अहम चीजों पर तवज्जो देगी। आप जानते हैं कि आज बर्फी की कटौती है, 3.5 घंटे हुकूमत कहती है, मगर 5-5, 6-6 घंटे लाइट बंद होती है। आज शहर हैदराबाद को 4000 मिलियन यूनिट हमारे पास नहीं है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है 24,000 की और सिर्फ 20,000। 2019 तक 75,000 मिलियन यूनिट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मजलिस पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा, तेलंगाना का बिल जब पास हो रहा था न तेलुगु देशम वालों को होश था न कांग्रेस वालों को फिक्र थी। मैंने कहा हैदराबाद के अलहदा पावर प्लांट बनाया जाए। आज हमारी माशी तरक्की ठप होकर रह गई, घर में परेशान, बच्चों के इम्तिहान है, लाइट नहीं है, छोटे कारखाने नहीं चल सकते, वेल्डिंग की दुकान नहीं चल सकती,
कि तमाम कारखाने नहीं चल सकते। इसीलिए मेरे भाई, इन मसाइल के हल के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपना एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें और अपनी जमात को कामयाब करें। यहां पर फर्द की अहमियत नहीं है, इज्तिमाइयत की अहमियत है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट ये गयूर अवाम की आवाज है, ये सिर्फ मलकपेट के रहने वाले बाशिंदों की आवाज नहीं है, ये हैदराबाद की में बसने वाले लोगों की आवाज नहीं है। याद रखो, ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट, यहां की आवाज हिंदुस्तान के उन तमाम 25 करोड़ मजलूमों की आवाज है जो हमेशा मरहूम कायद सालार मिल्लत के जमाने से बेबाक तरीके से मसाइल की तर्जुमानी करती आई और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में भी बेबाक तरीके से हमारे पार्लियामेंट में गूंजेगी। हम अपने मसाइल के हल का जवाब तलाश करेंगे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब सारे मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हो रहा है, मेरे भाई और मुत्तहिद हो जाओ। मेरे नौजवानों, इस चैलेंज को समझो, ये चैलेंज पे हमको कामयाब होना है और बेहतरीन जवाब दुश्मन को भी दे सकते हैं कि अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो, तेज इस्तेमाल करो। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, जो भी तस्वीरें लेकर जाइए। अगर ये भी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन चिट्ठियां बांटेगा। अगर वो चिट्ठियां नहीं मिलती तो पोलिंग बूथ को जाओ, पोलिंग बूथ के पास इलेक्शन कमीशन के लोग चिट्ठी देंगे। अपने वोट को इस्तेमाल करो, ना सिर्फ मलकपेट बल्कि मैं तो उम्मीद कर रहा हूं और इल्तिजा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में तमाम अक़लियतें और दलितें उठेंगे, मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस फिरका पर इस शख्स को शिकस्त देंगे। शुक्रिया, खुदा।